नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम जो वीडियो में देख रहे हैं उस तरह से आप जो है वो पेशाब को रोक नहीं पाते और पेशाब जो है वो कपड़ों में ही हो जाती है। या फिर दूसरा हेल्थ प्रॉब्लम हम देखें तो जो पेशाब है, जो यूरिन है, वो टपकने लगता है और जिसके कारण कपड़े जो है वो आपके गीले हो जाते हैं। तीसरा हेल्थ प्रॉब्लम हम देखें तो पेशाब आप रोक नहीं पाते और तुरंत आपको यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है। बार बार जो है आपको पेशाब आता है और होता यह है कि जब आप पेशाब करते हैं उस वक्त आपको काफी ज्यादा दर्द होता है और पेशाब करते समय जलन भी महसूस होती है। फिर हम देखें तो कई बार आप टेस्ट कराते हो तो ऐसा होता है कि आपका जो पेशाब है उसके अंदर जो वो पस आ रहा है, पस फॉर्मेशन हो रही है आपके यूरिन के अंदर। और एक और सिम्टम हम देखें यहाँ पे तो वो बनता है कि पेशाब की थैली में सूजन की। जब आप प्रॉपर अल्ट्रासाउंड कराते हो तब पता चलता है कि आपके पेशाब की जो थैली है उसमें सूजन आ गई है। तो ये जो सभी हेल्थ प्रॉब्लम और जो सिम्टम है वो इंडिकेट करते हैं कि आपको सिस्टाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो जो ब्लेडर होता है हमारा, कि जिसको मूत्राशय कहा जाता है, वहां पे सूजन आ चुकी है और उसके कारण आपको ये सभी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो इसी के बारे में हम डिटेल में सीखते हैं आज के वीडियो लेक्चर में और जानते हैं कि कैसे हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसके रीजंस वगैरह क्या है, और ये सभी अलग अलग टॉपिक्स को हम आज के वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रॉब्लम का बेसिक सिखाता हूँ। तो जो मेडिकल टर्म्स में ये प्रॉब्लम को हम सिस्टाइटिस कहते हैं। सिस्टाइटिस मतलब कि जो हमारा ब्लेडर होता है वहां पे सूजन आ जाती है और सूजन के कारण क्या होता है कि आपको वहां पे दर्द भी होता है, कि जिसको हम मेडिकल टर्म्स में जो है वो एक टाइप की कंडीशन कहते हैं सिस्टाइटिस की, और सिंपल हिंदी में बोले तो मूत्राशय में सूजन हो गई है। तो यहाँ पे होता यह है कि जो आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि जो हमारा मूत्राशय होता है, कि जहाँ पे यूरिन जो है वो स्टोर होता है, वहां पे सूजन आ जाती है। तो कारण ये बनता है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह या फिर बहुत सारे ऐसे रीजन है कि जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं। पर उसके कारण ये होता यह है कि आप जो है वो पेशाब को रोक नहीं पाते, आपको तुरंत पेशाब करने जाना पड़ता है, या फिर कपड़ों में ही पेशाब हो जाती है, या फिर पेशाब जो है वो लीक हो जाता है। तो उसके हम कुछ सिम्टम्स देखें यहाँ पे डिटेल में। तो सबसे पहला सिम्टम है कि पेन होता है यूरिनरी ब्लेडर के अंदर, कि आप जब वहां पे टच करते हैं आपके ब्लेडर के एरिया में तो आपको पेशाब की थैली में दर्द का एहसास होता है। फिर अगर कोई इंटरकोर्स वगैरह होता है तो उसमें काफी ज्यादा आपको दर्द महसूस होता है, या फिर उस दौरान भी कई बार यूरिन जो है वो लीकेज हो सकता है। फिर यूरिनेशन करते समय आपको काफी दर्द होता है, जलन होती है वहां पे, और जो पेल्विक एरिया जो होता है वहां पे आपको दर्द महसूस होता है। फिर ये जो सभी सिम्टम्स के कारण क्या होता है कि आपको एक और सिम्टम डेवलप होता है, वो है थकावट, कमजोरी। मतलब कि ये बीमारी जब लंबे समय तक आपके शरीर में रहती है तो आप एक थकान महसूस करते हैं, कमजोरी जैसा महसूस करते हैं। फिर इन्फेक्शन है एक टाइप का, जिसके कारण जो पेशेंट है उसको नौजिया वॉमिटिंग भी हो सकती है। मतलब कि उसको जी घबरा सकता है, उल्टी जैसा वो फील करते हैं। फिर कई बार ये होता है कि जो यूरिन होता है उसका जो कलर है वो डार्क हो जाता है और यूरिन के अंदर ब्लड भी आ सकता है। बिकॉज क्या होता है कि जो ब्लैडर की जो अंदर की जो दीवारें होती है वहां पे डैमेज होने के कारण ये एक सिम्टम डेवलप हो सकता है कि वहां से ब्लड आना। फिर पस भी फॉर्मेशन होता है, कि जो पस जमा होती है और वो जो पस है वो आपके यूरिन के साथ जो है वो आने लगती है। तो उसके कारण क्या होता है कि बार बार आपको पेशाब करने जाना पड़ता है। यूरिन की स्मेल भी कई बार स्ट्रांग हो जाती है। कुछ लोगों को फीवर देखने को मिलता है कि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है, आप यहाँ पे टच करो तो थोड़ा सा जो बदन है, जो शरीर है, वो गर्म। रीजन वगैरह क्या है ये प्रॉब्लम के, तो सबसे पहला जो रीजन है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कि अगर कोई बैक्टीरिया से आप संक्रमित होते हैं, जिसमें भी स्पेशली ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, कि यहाँ पे पीक में लिखा है इसेरिसिया कोलाई बैक्टीरिया, तो उसके इन्फेक्शन के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आप पर्सनल हाइजीन नहीं रखते, मतलब कि आप जो पर्सनल हाइजीन मतलब कि जो साफ सफाई रखनी है वहां पे वो आप अच्छे से साफ सफाई नहीं रखते, तो भी ये प्रॉब्लम आगे जाके हो सकती है। फिर पब्लिक टॉयलेट आप यूज करते हैं, मतलब कि मेनली क्या होता है कि हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया एंटर होते हैं वो बाहर की ओर से ज्यादा एंटर हो सकते हैं, तो आप वहां पे साफ सफाई नहीं रखते। या फिर पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं कि जहाँ पे साफ सफाई नहीं की जाती, बहुत ही गंदे पब्लिक टॉयलेट है, तो उसके कारण भी आपको वो इन्फेक्शन वहां से लग सकता है।
फिर किसी की यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, यूटीआई की हिस्ट्री रही है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब कि पास्ट में आपको किसी भी तरह का यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, जैसे कि आपको यूरेटर में इन्फेक्शन हुआ था, आपको किडनी स्टोन हुआ था, ब्लेडर में कोई पास्ट में भी इन्फेक्शन हुआ था, प्रोस्टेट का कोई पेशेंट है, या फिर किडनी खराब हो रही है, तो उसमें भी ये एक प्रॉब्लम आगे जाके हो सकती है। फिर जो पेल्विक एरिया होता है वहां पे आपने कोई रेडिएशन थेरापी ली थी, तो स्पेशली जो एमआरआई या फिर सीटी स्कैन हुए हैं वो एरिया के काफी ज्यादा मतलब कि वहां पे रेडिएशन जाता है, तो रेडिएशन के कारण भी आगे जाके ये समस्या हो सकती है। फिर जो कैथेटर होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए मान लो कि यूज किया गया है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि जो कैथेटर है वो स्पेशली ब्लेडर में ही इंसर्ट किया जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। तो होता यह है कि जब ये कैथेटर लंबे समय तक वहां पे रहता है तो मान लो कि जर्म्स वगैरह वहां पे डेवलप होते हैं, बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, तो आगे जाके आपको इन्फेक्शन हो सकता है कि जिसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं। तो ये होता है कि जो कैथेटर, जो फिर से मैं आपको बताता हूँ कि जो पेशाब की नली लगाई जाती है बाहर से, कि मानो कि किसी का ऑपरेशन हुआ है तो बाहर से एक ट्यूब लगाई जाती है कि जिसको हम कैथेटर कहते हैं। तो नेक्स्ट ये है कि अगर किसी को डायबिटीज है, कि जिनका डायबिटीज तो है, मतलब कि आपकी शुगर जो है वो मैनेज नहीं है, कंट्रोल नहीं है, मतलब कि शुगर लेवल काफी ज्यादा रहता है, कि यहाँ पे जो हम ये ग्लूकोमीटर में देख रहे हैं कि शुगर 208 जितनी बता रहे हैं, कि जो नॉर्मल में 140 या 100 के आसपास होनी चाहिए, तो उससे डबल है ये शुगर। तो ये जब आपका डायबिटीज मैनेज नहीं होता तो भी आपको ये प्रॉब्लम होती है सिस्टाइटिस के रिलेटेड, और आपको बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। फिर किसी को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम रहा है तो उन लोगों के अंदर भी ये एक सिम्टम डेवलप होता है सिस्टाइटिस का। फिर अब समझते हैं कि ये प्रॉब्लम का निदान कैसे हो सकता है, कैसे हम उसका पता लगा सकते हैं कि सिस्टाइटिस है या किसी और प्रॉब्लम के कारण ये सिम्टम डेवलप हो रहे हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो पेशेंट है उसकी एक मेडिकल हिस्ट्री चेक की जाती है कि पास्ट में उसको यूटीआई हुआ था या नहीं, या फिर उसकी हैबिट चेक की जाती है, ब्लड शुगर लेवल उसका कितना है, तो वो सब जो है वो अच्छे से पूछा जाता है। फिर एक फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि वहां पे आप टच करके देख सकते हैं, या फिर एब्डोमिनल एरिया में भी पेशेंट को टच करके देखा जा सकता है कि जिससे निदान हो जाए, या फिर एक अल्ट्रासाउंड स्कैन भी वहां पे किया जा सकता है कि जो साइन एंड सिम्टम है उसके बेसिस पे भी पता लगाया जा सकता है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। फिर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट कराना जरूरी है सिस्टाइटिस के अंदर। अल्ट्रासाउंड से आपको कंफर्म पता चल जाता है कि एग्जैक्टली ब्लेडर में कौन सी जगह पे सूजन हो रही है। फिर एक्सरे भी किया जाता है ब्लेडर का, कि यहाँ पे जो हम ये पीक देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्लेडर है वहां पे सूजन देखने को मिल रही है, तो ये भी कर सकते हैं। फिर यूरिन का कल्चर टेस्ट से पता चलता है कि कौन से बैक्टीरिया के कारण, कौन सी फूग के कारण आपको ये तो अब बात क्या आती है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, जैसे ही सिस्टाइटिस का भी सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले अगर आपको इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं यूरिन इन्फेक्शन जैसे, कि ये भी एक टाइप का यूटीआई ही है, तो पानी ज्यादा पीना चाहिए। तो किडनीज को हेल्दी रखने के लिए वैसे भी आपको पानी पीना जरूरी है, तो यहाँ पे पानी पीना चाहिए 2 से 3 लीटर पर डे। उसके अलावा जो कोकोनट वाटर है वो पेशेंट ले सकते हैं। फिर जो क्रैनबेरी का जो जूस होता है वो आपको रेगुलरली लेना काफी जरूरी बन जाता है। फिर पर्सनल हाइजीन के लिए आप ये सब जो एंटीसेप्टिक फ्लूइड्स आते हैं, जैसे कि डेटॉल है, सेवलॉन हो गया, अपोलो का भी आता है एंटीसेप्टिक लिक्विड, तो वो नहाते वक्त आप यूज करें कि 2-3 बूंद या फिर एक आधा ढक्कन जितना उसमें डाल के वो पानी से नहाए, या फिर जो आपका प्राइवेट पार्ट है उसको अच्छे से ये डेटॉल वाटर से रोज क्लीन करें, कि जिससे इस तरह के प्रॉब्लम्स ना हो। फिर अब मेडिसिन की बात करें तो एलोपैथिक के अंदर हम देखें सबसे पहले तो लीवोफ्लॉक्सासिन के जो टैबलेट है वो सबसे पहले प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जिनका डोज खासकर एक टैबलेट दिन में 1 या फिर दिन में 2 बार होता है, और 2 डोज के बीच में हमेशा 6 से लेकर 8 घंटे का टाइम इंटरवल रखना जरूरी बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो हम देख रहे हैं वो मेडिसिन के ऑप्शन देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने 10 मेडिसिन बताई तो 10 मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है, इसमें से कोई 1 या 2 ही प्रिस्क्राइब की जाती है। पर हम यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं कि मान लो कि किसी का लीवोफ्लॉक्सासिन से ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा, तो उसका कॉम्बिनेशन भी आता है ऑर्निडाजोल के साथ, वो भी यूज किया जा सकता है। फिर ऑर्निडाजोल एंड ओफ्लॉक्सासिन का भी कॉम्बिनेशन में है। तो जो डोज है वो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी मेडिसिन के जो डोज है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए, तो वो आप जरूर से देख सकते हैं।
फिर नॉरफ्लॉक्सासिन के साथ भी ऑर्निडाजोल का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। फिर फॉस्फोमाइसिन का जो पाउडर है वो भी प्रिस्क्राइब किया जाता है कि जैसे हम ग्लूकोज का पाउडर लेते हैं ऐसे ही ये पाउडर लेना था कि उसका जो सचेट होता है वो आपको तोड़ना है और उसको 1 ग्लास जितने पानी के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करके उसको पीना रहता है। फिर नेक्स्ट हम देखें तो क्लेवम 625 एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवोलेनेट के जो टैबलेट है वो भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। अगर टैबलेट से ठीक नहीं हो रहा तो पेशेंट को ड्रिप लगाई जाती है कि जिसके अंदर ऑगमेंटिन का इंजेक्शन डाला जाता है और आईवी में ही ये इंजेक्शन को लगाया जाता है, मतलब कि जब भी उसको लगाया जाए तो डाइल्यूट करके आईवी ड्रिप के साथ लगाया जाता है। फिर कोट्राइमोक्साजोल के टैबलेट्स का ऑप्शन अवेलेबल है कि जैसे अब यहाँ पे हम देख रहे हैं। फिर और नाइट्रोफ्रुएंटाइन भी यहाँ पे एक ऑप्शन बनता है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि जिसका डोज रहता है खासकर एक टैबलेट दिन में 1 या 2 बार हर 8 या 12 घंटे के टाइम इंटरवल पे। फिर सिफाड्रॉक्सिल है एलोपैथिक में, वो भी प्रिस्क्राइब की जा सकती है। सेफेक्सिम का ऑप्शन बनता है जिसका एक फेमस ब्रांड यहाँ पे हम देख रहे हैं टैक्सिम। फिर सेफ्ट्रिएक्सोन का इंजेक्शन भी है कि जैसे ऑगमेंटिन इंजेक्शन हम देखा ऐसे ही ये सेफ्ट्रिएक्सन की जो मोनोसेफ उसका एक फेमस ब्रांड है वो भी पेशेंट को लगाया जाता है कि अगर दवाइयों से टैबलेट से ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है। फिर लैक्टागार्ड का भी एक इंजेक्शन अवेलेबल है वो भी पेशेंट को लगाया जा सकता है। और अगर ऐसा हो पता चलता है कि फंगस के कारण ये प्रॉब्लम हुई है तो कॉम्बिनेशन में फ्लूकोनाजोल भी प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे हमने 1 से 12 तक एंटीबायोटिक्स के ऑप्शन देखे और ये एंटी फंगल मेडिकेशन है तो वो जो 12 ऑप्शन थे अलग अलग उसमें से कोई एक और उसके साथ कॉम्बिनेशन में ये फ्लूकोनाजोल, और फ्लूकोनाजोल का डोज क्या रहता है कि वीक में एक ही बार ये टैबलेट जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। फ्लूकोनाजोल से भी नहीं अच्छा हो रहा तो एंटी फंगल में दूसरा ऑप्शन बनता है इट्राकोनाजोल का। फिर जो हमने आगे एक सिम्टम देखा कि पेशाब बार बार आता है, पेशाब रोक नहीं पाते और कई बार कपड़ों में ही पेशाब हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ये फ्लेवोक्सेट टैबलेट कि ये क्या करता है कि जो ब्लेडर के जो मसल्स होते हैं उनको थोड़ा जो है वो रिलैक्स रखता है कि जिससे पेशाब जो है आप लंबे समय तक रोक पाते हैं कि जिसका डोज रहता है एक टैबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार या फिर 3 बार। फिर वहां पे एक्सटर्नली लगाने के लिए कि आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है वहां पे लगाने के लिए ये क्रीम आती है लुलिकोनाजोल की कि जो पेशेंट दिन में 2 या 3 बार लगा सकता है। फिर यूरिन कई बार एसिडिक हो जाता है और उसके कारण पेशाब करते वक्त जलन होती है, तो जो जलन होती है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अल्कासोल का ऑप्शन बनता है कि जो 5 ml दिन में 2 बार या 3 बार ले सकते हैं। अगर उससे भी अच्छा नहीं होता तो चरक का अल्का 5 सिरप करके आता है वो भी काफी अच्छा रिजल्ट देता है, तो ये भी एक ऑप्शन बनता है। फिर हिमालय का रीनल का सिरप है वो भी 5 ml दिन में 2 या 3 बार, और हिमालय की वी जेल भी आती है कि जो वहां पे पुरुष हो या महिला अपने प्राइवेट पार्ट के एरिया में लगा सकते हैं। फिर होम्योपैथी में भी हम उसका इलाज देखें कि अगर आपको एलोपैथी ट्राई कर ले, आयुर्वेदिक भी ट्राई कर ले, फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो SBL के जो ड्रॉप्स आते हैं ड्रॉप नंबर 3 वो भी यूज किए जा सकते हैं। और अगर किसी को किडनी स्टोन के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है तो SBL के क्लियर स्टोन ड्रॉप्स के भी आपको ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं।